ठीक है। देखिए तो पहला जो ऑक्साइड है ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन का सबसे पहला ऑक्साइड N2 नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये फॉर्मूला तो सिंपल है N2O है ना, और ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसियस फॉर्म है ना। तो N2S रूम टेम्परेचर में क्या है? गैस है। नेचर वाइज ये न्यूट्रल है, नेचर वाइज ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। लिटमस के टुवर्ड्स इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल है। लिटमस पेपर टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा और 9th 10th में करा भी दिया जाता है कि जो एसिड होते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड कर देते हैं, है ना, और जो बेस होते हैं बेस आरबी, बेस रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रस नाइट्रस ऑक्साइड को जब हम लोग रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं या फिर ब्लू के कांटेक्ट में लाते हैं तो लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि ये लिटमस के टुवर्ड्स कैसा नेचर शो करते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा कि न्यूट्रल ऑक्साइड, इट इज नॉट एसिडिक। ठीक है, बेसिक तो हो भी नहीं सकता, वैसे भी नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते हैं या रेयर केस में न्यूट्रल होते हैं। और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये भी नोट कर लीजिए, केवल 3 ऐसे ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ये 3 ऑक्साइड आप लोग याद कर लीजिए, नॉन मेटल के बस ये ओनली 3 ऑक्साइड है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ डालोगे, केवल यही 3 ऑक्साइड आपको ऐसे मिलेंगे जो न्यूट्रल होते हैं लिटमस के टुवर्ड्स, जिसमें 2 तो नाइट्रोजन के ही है, NO N2O, है ना, 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन का मोनो ऑक्साइड वो भी न्यूट्रल होता है। कार्बन का डाइऑक्साइड एसिडिक होता है बट कार्बन का मोनो ऑक्साइड न्यूट्रल होता है ना। तो ये 3 ऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, न्यूट्रल ये नाइट्रस ऑक्साइड ये डायामैग्नेटिक भी होता है नेचर वाइज, और लीनियर, इसका शेप कैसा होता है? लीनियर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर में बनाता हूं, इसका स्ट्रक्चर कोई पूछे कैसा होता है तो सबसे पहले आप बना दो N2 को बनाना है ना, तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस का स्ट्रक्चर बना दो N2 का। अब देखो दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर भी है। अब इसमें एक ऑक्सीजन और अटैच करना है आपको, इसमें एक ऑक्सीजन क्या कर दी है और अटैच कर दी। ठीक है, तो ये तीसरा ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, ये इनमें से कोई एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसको कोऑर्डिनेट कर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, नाइट्रोजन ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड कर सकता, और ऑलरेडी दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है ना, क्लियर है ना। देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग से आ रहे हैं और 2 लोन पेयर, तो दोनों नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। इसका मतलब अगर वो किसी ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे तो वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अटैच। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक तरह का कैसा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो इसका आप आयनिक स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको हटा दिया, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो, लेकिन विद फॉर्मल चार्जेस, आपको फॉर्मल चार्जेस भी शो करने होंगे। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, बट विद हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्जेस। उसमें तरीका ये होता है, जिस तरफ एरो का हेड है उस पे -1 का फॉर्मल चार्ज शो करना पड़ेगा, और जिस तरफ एरो का टेल है उधर +1 का। तो ऑक्सीजन तरफ हेड है -1, नाइट्रोजन डोनर है +1। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाइए या ये स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। ठीक है, अब इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें तो रेजोनेंस होना चाहिए, है ना। इसमें नाइट्रोजन पे देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पाई बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे लपक झपक होना जरूरी है ना, होना कंपल्सरी। देखो भाई ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आएगा, साइमल्टेनियसली इसका पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। देखिए बनाइए इसका स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा, बोलो बन रहा है। एक और बन सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक और बन सकता है, लेकिन बहुत स्टेबल नहीं होगा, लेकिन बनाने को बना सकते हैं। कैसे? देखो
अभी भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है ना, और इनमें से कोई एक लोन पेयर ये लपक किया तो इसका पाई बॉन्ड झपक कर जाएगा, ठीक है। तो इसका एक और बन जाएगा, तो N2O के टोटल बोलते हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पे -2 का चार्ज आ रहा है, और अच्छा सॉरी वो उधर से भाग रहा है ना, इधर तो सिंगल हो जाएगा, NN के बीच में सिंगल बॉन्ड और हाँ O के बीच में डबल, ठीक है। और वैसे टोटल 3 बन रहे हैं इसके। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर कोई पूछे N2O के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, 3 है ना। बोलो भाई। हाँ बोलो। चार्ज हाँ, इसमें देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं कुछ, है ना। उसमें एक ऑर्डर होता है, ये याद कर लो, इओना। यस, ठीक है। ए फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन बेटा इन तीनों में कोई एरोमेटिक नहीं है, ये उसे ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले देखो एरोमेटिक तो नहीं है, नहीं है, खत्म। एन फॉर न्यूट्रल, अरे सबके फुल फॉर्म देखो, ए फॉर एरोमेटिक, मतलब इसमें ऑर्डर में देखना, देखने में ही सही आंसर मिलता है। एन फॉर न्यूट्रल, तो भैया इनमें तो ये सब चार्ज सेपरेशन वाले, इनमें कोई न्यूट्रल नहीं है। अगर कोई ऐसा होता कि कोई एक न्यूट्रल होता रेडियो स्ट्रक्चर, इस पे किसी भी एटम पे कोई चार्ज ही ना आ रहा होता, तो वो सबसे स्टेबल हो जाता। अब ओ फॉर क्या, ऑक्टेट कंप्लीशन, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें प्रत्येक एटम का ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो फिर वो स्टेबल होगा। तो इसमें देखो, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट लग रहा है, किसी के लफड़ा नहीं, पहले वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे वाले में सबका कंप्लीट है, तीसरे वाले में सबका कंप्लीट है। इसमें ऑक्टेट वाला लॉजिक नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सभी एटम का, तीनों आरएस में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। लास्ट में देखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसमें बोलते हैं नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, जैसे अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो सब पे N पे ही बैठा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज N वाला मत देखो, जो कॉमन है वो मत देखो। देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको कह देंगे फालतू में। अब देखो नेगेटिव चार्ज वो पे है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें ऑक्सीजन, तो ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। अब लास्ट में देखो तो पॉजिटिव चार्ज बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो तबाह हो जाएगा, वो रहना ही नहीं चाहेगा। तो थर्ड लीस्ट स्टेबल है। अगर इन तीनों में अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही होता है, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड अनस्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में होता है, साइक्लिक में ऐसा CO2 बहुत स्टेबल होता है। ये ऑर्गेनिक में कई बार होता है ना, रिंग में 2 डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, 2 डबल बॉन्ड आ जाए, तो फिर यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन आएगा, तो वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी लीनियर है ना, देखो भाई N2O लीनियर है ना, उसके बॉन्ड एंगल तो ऑलरेडी वैसे ही 180 पे रहेंगे उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर ये बेंड होता तो फिर एक समस्या आ सकती है एंगल स्ट्रेट वाली, यहाँ पे वो समस्या नहीं है, ठीक है। और इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर हम लोग मर्ज कर दें, तीनों प्रॉपर्टी को एसोसिएट कर दें, देखिए इसका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। वैसे भी रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल एग्जिस्टेंस रखता है। तो यहाँ पे आपको हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जितने भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, सभी के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया, एराइज हो गया। तो ये इन तीनों आरएस का मिक्स स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इससे एक बात ये समझ में आ रही है, रेजोनेंस हाइब्रिड होने के कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक बार चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि पूछा आ सकता है कि बताओ N2O में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 4 ऑप्शन बना देगा, 1.5, 1,
1.752 ऐसे कुछ भी बना देता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। रेजो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल तरीका है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में निकालना है तो देखो पाई बॉन्ड कितने, इस कोई भी एक आरएस पकड़ लो, कोई भी एक आरएस पकड़ लो, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड नंबर कांस्टेंट ही होता है। जैसे देखो इसी पकड़ लो, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने पहले वाले हैं 2 सिग्मा, ठीक है, और पाई बॉन्ड तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर या फिर कोई भी पीछे NN बॉन्ड ऑर्डर या NO बॉन्ड ऑर्डर, वो दोनों तरफ से 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। बोलो भाई, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में लोग पढ़ते हैं। इसका मेथड क्या है, एंड हम लोग को यहाँ पे थोड़ा मेथड वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। देखो N2, अभी आप लोगों ने ये रिएक्शन मुझे बताई है, अमोनियम नाइट्रेट को अगर स्ट्रांगली हीट करो तो उससे क्या हो जाता है, वाटर कर जाता है, और इससे 2 मोल पानी निकल जाएगा, तो क्या बनेगा N2। यही इसका लैब मेथड है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दीजिए, अमोनियम नाइट्रेट के क्रिस्टल लीजिए, उनको हीट करना शुरू कर दिया। हाँ, टेम्परेचर लगभग 280 प्लस लेना होता है, 300 हो सकता है, लिखा मिल जाए आपको, तो आसानी से इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो गया भाई? हाँ, फिर से बोलो, क्या करूं? नहीं, बिलो 280 डिकम्पोज नहीं होता है, 280 मिनिमम चाहिए, या उससे बेटर और ज्यादा लोग तो और अच्छी यील्ड मिल जाती है, 300 320 आसपास ठीक ठाक यील्ड मिल जाती है। तो मतलब ये मिनिमम रेंज लिखी हुई है 280 प्लस होना चाहिए। और ये जो N2O है, N2O के लिए बोलते हैं ये एक एनेस्थेटिक गैस है। एनेस्थेटिक गैस समझ रहे हो? हाँ, मेडिकल पर्पस में यूज की जाती है, और इसको इसी वजह से लॉफिंग गैस भी बोला जाता है। एनेस्थेटिक वजह, देखिए एनेस्थेटिक ये आपको बताता हूँ, कहीं इसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रम भी है लोगों को कि लॉफिंग गैस ऐसी गैस होती है इसको सूंघने से हंसी आती है ना। वास्तविकता ये है कि ऐसी कोई गैस ही नहीं होती जिसको सूंघने से हंसी आती है। ऐसी नेचर में कोई गैस ही नहीं है जिसके सूंघने से हंसी आने लगे, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आंसू आ सकते हैं, टीयर गैस सही में होती है, लेकिन लॉफिंग गैस का मतलब आप ऐसे मत निकालिए कि इसको सूंघने में आप हंसने लगेंगे दहाड़ मार मार के, तो ऐसा नहीं है। तो इसको क्यों कहते हैं लॉफिंग गैस, है ना। तो इसके पीछे क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा भी। जिस साइंटिस्ट ने इसको पहले बार डिस्कवर किया था लैब में, है ना, तो इतनी ज्यादा लफिंग गैस बन गई थी, ये गैस हमारे जबड़े होते हैं ना उस पे अट्रैक्ट करती है। जितने डेंटिस्ट आपने देखा होगा, डेंटिस्ट के पास कभी आप गए होंगे, आप उनका वर्किंग देखा होगा, मान लीजिए डेंटिस्ट किसी का दांत वांत निकाल रहा है, तो वो एक इंजेक्शन लगा देता है दांत के पास, ठीक है। आजकल तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आ गए कि जिस बॉडी के जिस पार्ट में इंजेक्शन लगाएंगे उतना हिस्सा सुन्न हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। तो वो दांत के पास लगा देता है, उस जगह का लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं, तो वो हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है, वो मार वो खींच खांच के निकाल देता है अपने औजार जो भी उसके पास होते हैं, ठीक है, और आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, ठीक है। ये गैस जबड़े के हिस्से में वर्क करती है, ये जबड़े, ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ही है। जैसे आप सूंघोगे ना तो सबसे ज्यादा असर आपके जबड़े पड़ेगा, और उस साइंटिस्ट जिसने बनाया था गैस जिससे इतना ज्यादा बन गई थी उसका जबड़ा तो कंट्रोल ही खत्म हो गया भाई। जबड़ा अगर पूरा सुन्न हो जाएगा तो आप चाह के बंद नहीं कर पाओगे। बात सुनने, जबड़ा आपका सुन्न पड़ गया तो हम लोग जैसे बोल रहे हैं वो हिला रहे तभी, क्योंकि अगर एनेस्थेटिक एजेंट का लगा दिया जाए तो हम लोग का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वही उसके साथ हुआ, उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया, उसके साथ के जो लोग थे वो उसको देख के हंस पड़े कि ये तुम्हारी क्या कंडीशन हो गई, इस वजह से उसका नाम लॉफिंग गैस रख दिया।
बाद में पता चला कि गैस उसमें फिर और उस पे टेस्टिंग की पता लगी नई गैस डिस्कवर हुई है ना। तो ये आपको मैं रियल स्टोरी बताई है, ठीक है। लॉफिंग गैस एक्चुअली जबड़े के हिस्से पे एक्ट करती है ना, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है और डेंटिस्ट इसको यूज भी करते हैं, लेकिन वही बात है ये कॉस्टली पड़ती है। आज की डेट में इससे भी सस्ते एनेस्थेटिक एजेंट है, तो डेंटिस्ट आजकल M2 दूसरी चीजें भी यूज करते हैं, जैसे लॉफिंग गैस भी पहले डेंटिस्ट यूज किया करते थे, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक। हाँ, वही मान लो आप। इसके बाद अगला कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस गैस होती है ना, इसका अपना कोई कलर नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा हाँ, N2 डायमैग्नेटिक थी बट ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक, कोई पूछे तो बोल देना ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो दोनों ऐड कर दो तो 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 15, और जब इसका बाबा ट्रिपल भी ट्रिपल है, एक आपने लोग पढ़ा होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डॉट बॉन्डिंग, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जरा करके देखिए इसके किसी एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए, 15 इलेक्ट्रॉन। वैसे भी देखो हर एक ऑर्बिटल में 2 ही फिल हो सकते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 14 1 15 है। इस वजह से NO कैसी गैस है, पैरामैग्नेटिक है। कोई पूछे NO क्यों, बोल देना कि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जिसमें भी जा रहा है बोल दो, ठीक है। जैसे एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो ये इसलिए NO क्या है, पैरामैग्नेटिक गैस है। हाँ, VBT के बेसिस पे कई बार आपने ये स्ट्रक्चर बना हुआ देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, N और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया जाता है और उसके थर्ड बॉन्ड के ऊपर 3 डॉट दिखा दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया है ना। और ये अगर 11th में पढ़ाया भी गया होगा तो वहां पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल नहीं पाता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों बैठा दिए गए। एक्चुअली बीबीटी यहाँ फेल हो रही है, देखा जाए बीबीटी इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ना, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन एमओटी से ही मिलता है, ठीक है। बीबीटी में ऐसे बना के छोड़ दिया जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में इस तरह से ये स्ट्रक्चर कहीं पे बना दिख जाए तो सही मान लेना है ना, एज पर बीबीटी, ठीक है। अच्छा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनाते हैं, तो इसका लैब मेथड है कि कॉपर फिलिंग्स लेते हैं, कॉपर मेटल लेते हैं, उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करना शुरू कर देते हैं। कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो पहले तो ये अपना नाइट्रेट बना देगा। मेटल कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो पहले अपना वो क्या बनाएगा, नाइट्रेट, तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और एक गैस बनेगी और यहाँ पे जो गैस बनती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब कॉपर रिएक्ट करता है तो वो NO गैस ही होती है। तो यहाँ पे जो मेन देखा जाए तो सबसे मेन प्रोडक्ट यही है, NO गैस। अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो वो गैस पे जोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अगर एक बात और ध्यान रखना, अगर यही पे नाइट्रिक एसिड हम लोग कंसंट्रेट ले लें तो NO2 बनेगा। वहां पे कंसंट्रेट है तो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बनने वाली NO को फर्दर क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज NO2 में। तो अगर कंसंट्रेट अभी हम लोग पढ़ेंगे NO3 की रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, तो अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो वहां पे कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन NO की जगह NO2 गैस, ठीक है। खैर हम लोग को NO बनाना है इसलिए डाइल्यूट ही ले रहे हैं। दूसरा मेथड है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से भी ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, सेकंड वाला इंडस्ट्रियल मेथड, उसमें अमोनिया गैस का कराते हैं ऑक्सीडेशन O2 के साथ और प्लेटिनम कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये भी एक रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है, यील्ड बेटर ऑब्टेन करने के लिए प्लेटिनम को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अमोनिया को O2 क्या कर देगा, वो O2 एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया को ये ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ये इसको NO में ही करता है, ठीक है। और क्योंकि O2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना, सुपर डुपर टाइप का तो नहीं, ठीक ठाक टाइप का है ना। तो NO2 एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अमोनिया को
NO में ही पार्शियली ऑक्सीडाइज कर पाता है, मतलब उसको NO2 में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज एजेंट है। लेकिन हमें बनाना अगर NO है तो ये हमारे लिए है ना बेटर मेथड है, इसमें यील्ड भी अच्छी मिलती है इसमें। हाँ लेकिन प्लेटिनम कैटलिस्ट, प्लेटिनम या रोडियम, प्लेटिनम की जगह रोडियम भी ले सकते हो, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना। तो कहीं पे लिखा हो कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन O2 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Pd और रोडियम, है ना, तो समझ जाइएगा कि वो रिएक्शन ओस्टवाल्ड प्रोसेस ही है, ठीक है। क्लियर हुए, है ना, लिखते जाइएगा जो जो मिसिंग है ना वो आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। अगला ऑक्साइड है N2O3, नेक्स्ट ऑक्साइड है N2O3, इसको पढ़ते हैं डाई नाइट्रोजन टाइऑक्साइड, सिंपल उसका IUPAC नेम ही बोल देते हैं। दो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, तीन ऑक्साइड है तीन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। N2O3 गैस नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे। N2O3 जो है नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड है बेटा, ये रूम टेम्परेचर ब्लू कलर का सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर में क्या होता है, ब्लू कलर का सॉलिड होता है। और इसके लिए ये भी बोला जाता है कि -30 डिग्री सेल्सियस पे ये प्लेन ब्लू कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। -30 डिग्री सेल्सियस पे ये पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। जो सोचने में थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा कि रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड है और रूम टेम्परेचर से बहुत लो टेम्परेचर पे वो लिक्विड है, तो ये इसका एक एनामेलस टाइप का बिहेवियर है। ये ऐसा तभी हो सकता है ज्यादातर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट बाद में आता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट बाद में आता है। तभी इस तरह से इसका बिहेवियर देखा जा रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और -30 पे ये लिक्विड है, समझ पा रहे हैं, तो ध्यान रखना ये इसका एनामेलस टाइप का बिहेवियर होता है N2O3, ठीक है। अच्छा नेचर वाइज बेटा ये एसिडिक होता है, नेचर वाइज कैसा है, एसिडिक है। ऊपर के शुरुआत के दो ऑक्साइड NO NO2 का NO और N2O कैसे थे, न्यूट्रल थे, लेकिन N2O3 कैसा है, एसिडिक है। अच्छा एक रूल इसमें सिंपल सा आप लोग को ये पता भी होगा कि अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड है और उसको पानी में डाल दें तो वो अपना एक ऑक्सो एसिड बना देता है विद सेम ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड लिया है ना, सिंपल उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो अपना एक करस्पॉन्डिंग क्या बना देगा, ऑक्सो एसिड बना देगा विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगी, है ना। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए बताओ N2O3 को पानी में डाल रहे हैं क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड बनेगा। अच्छा नाइट्रोजन के दो ही स्टैंडर्ड ऑक्सी एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रस एसिड। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कौन सा बनेगा, HNO3 बनना चाहिए कि HNO2 बनना चाहिए, HNO2, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर देख लो जिसमें 3 आ रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती इस रिएक्शन, तो HNO3 में तो भैया 5 आएगी, है ना, तो ये नहीं बनेगा। लेकिन HNO3 में HNO2 में निकालोगे नाइट्रस एसिड तो इसमें 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो लिख दिया नाइट्रस, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, HNO, ठीक है। तो कभी आप भूलो तो समझ सकते हो कि N2O3 प्लस वाटर, तो वो अपना करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाएगा विद सेम ऑक्सी, ये चाहो तो ये छोटा सा लिख लो विद सेम ऑक्सीडेशन, इससे वो मेन लॉजिक तो यही है, विद सेम ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए बताइए कि N2O3 को NaOH के सॉल्यूशन में डालना है और एक्वस NaOH है, सोडियम नाइट्राइड, NaNO3, तो ये सिंपल कैसे रिएक्शन, N2O3 पहले एक्वस मतलब पानी से रिएक्ट करेगा। N2O3 इसकी जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, इसकी जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म अगर देखो तो N2O3 बेटा पहले हाइड्रोलाइज होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और ये अपना करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड HO2 बनाएगा। बट ये तो एसिड है और उसमें बेस पड़ा हुआ है ना, और एक गाना भी तुम लोगों ने सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, तो एसिड को बेस पसंद है
है ना। HNO2 किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaOH के साथ, क्या बना देगा, सॉल्ट। बोलो भाई, एसिड बेस मिलके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, तो बस बन गया, क्या बन गया, NaNO2 बन गया। तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस वाटर, ठीक। तो सीधे वही लिख दीजिए आप, है ना। ये वाली बात बस मन में ही रखनी है, क्योंकि बस ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है। प्रपोज्ड मैग्नीज बोल रहे हैं कि H2O3 पहले वाटर से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग एसिड बनाएगा, लेकिन वो एसिड बनते ही स्पॉन्टेनियसली NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात, है ना। अब देखो, अब आते हैं N2O3 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, N2O3 बनाते कैसे हैं। तो N2O3 दो गैसों के इक्विमोलर मिक्सचर से तैयार किया जाता है। N2O3 दो गैसों के इक्विमोलर मिक्सचर से, इसमें एक गैस NO लेते हैं और दूसरी गैस NO2 लेते हैं, NO प्लस NO2। इक्विमोलर मिक्सचर का क्या मतलब है, दोनों के सेम मोल लीजिए। अगर इसके 1 मोल ले तो इसके 1 मोल, इसके 2 मोल ले तो इसके भी 2 लेना, इसके 5 मोल ले तो इसके भी 5 लेना, दोनों के सेम मोल लेकर रिएक्शन कराते हैं। और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराई जाती है, क्योंकि हमें N2O3 लिक्विड स्टेट में बनाना है, और लिक्विड स्टेट में मैंने बताया था -30 पे बनता है। देखो ऊपर -30 पे ये लिक्विड स्टेट बनता है। तो इसमें लो टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तब NO2 रिएक्ट करके क्या बनाती है, N2O3। और ये -30 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप करा रहे हैं तो वो लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा, पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है ना, पूरी तरह से ब्लू नहीं होता, हल्का सा पीलापन भी रहता है, पेल ब्लू उसको बोलते हैं, पेल ब्लू लिक्विड, ठीक है ना। एक ही मेथड है N2O3 बनाने का, और कोई मेथड देखो NCERT ने भी यही दिया होगा, क्योंकि इसका मेथड यही एक मेथड ही है इसका। बाकी ऑक्साइड के तो एक से ज्यादा बना, देखो NCERT ने मेथड क्या दिया हुआ है, NO प्लस N2O4, आप कहोगे सर ये N2 को लिख दिया, एक्चुअली जो NO2 है वो डाइमराइज हो जाता है लो टेम्परेचर पे। अभी हम लोग पढ़ेंगे NO2 के बारे में भी, उन्होंने पढ़ा दिया। NO2 को लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो उनके दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, N2O4, और ये रिएक्शन -30 पे करा रहे हैं हम लोग, इसलिए वो NO2 डाइमराइज होकर क्या बना देंगे, N2O4, और N2O4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NO। वैसे इसकी जगह NO2 भी लिखा मिल जाए तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, उसमें एक ही मोल बनेगा, ठीक है, बोलो भाई। लेकिन ये भी है कि N2O4 डाइमराइज हो जाता है लो टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर से बिलो पे हो जाता है, मतलब -10 के आसपास हो जाता है आराम से, रूम टेम्परेचर -10 के आसपास N2O4 बन जाता है लिक्विड, ठीक है। तो ये यहाँ पे NO2 की जगह N2O4 भी लिख लीजिए, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दोनों लिख लीजिए, क्योंकि NO2 का ही डाइमर क्या है, N2O4। यहाँ आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, है ना, वो NO2 भी लिख के दे सकता है क्वेश्चन में, N2O4 भी लिख के, दोनों एक ही बात। अब इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि N2O3 का स्ट्रक्चर क्या है। N2O3 के स्ट्रक्चर में एक गजब की कहानी है। ये नेचर में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जब इसकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर में नहीं, दो स्ट्रक्चर में रहता है, और ये दोनों बोलते हैं ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स है। थ्योरी में इनको क्या बोला जाता है, दीज आर टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा होगा इसके बारे में, बोथ स्ट्रक्चर आर कंसीडर्ड। N2O3 के दोनों स्ट्रक्चर कंसीडर किए जाते हैं और इसके एविडेंसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये एविडेंसेस मिले हैं कि N2O3 नेचर में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो, पहला स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, दोनों नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड बीच में ऑक्सीजन, बीच से कट्टा मारो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ये देख बोला जाता है कि दोनों स्ट्रक्चर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं।
आप लोगों ने टॉटोमेरिस पढ़ी होगी, कीटो इनॉल टॉटोमेरिस बहुत फेमस है। वहां पे भी कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कुछ में इनॉल कंटेंट ज्यादा हो तो इक्विलिब्रियम थोड़ा डोमिनेंट हो जाता है प्रोडक्ट साइड। अगर इनॉल फॉर्म एरोमेटिसिटी गेन कर रही है या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डी बना रही है तो इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है, अदरवाइज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो ऐसे ही ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है, दोनों एक साथ एक ही सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ना तो 100% ये एग्जिस्ट करता था, 100% ये कुछ कुछ परसेंट में रहते हैं, ठीक है। और दोनों स्ट्रक्चर में खास बात है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो इसमें NON बॉन्ड है, ये नॉन वेज स्ट्रक्चर है इसका, NON बॉन्ड है नॉन, और ये वेजिटेरियन वाला है इसमें NN बॉन्ड है। तो ध्यान रखना कि ये पूछा गया है आईटी के पेपर में आया भी हुआ है कि उसने 5-6 स्पेसीज लिख रखे थे। अभी हाल फिलहाल एडवांस के पेपर में इस साल नहीं है, 1-2 साल पहले की पेपर मिल जाएगा, 6-7 मॉलिक्यूल दिए हुए थे, है ना। उसमें पूछे थे ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रिज ऑक्सो बॉन्ड है, ब्रिज ऑक्सो बॉन्ड, ऐसे घुमा के पूछा था। ब्रिज ऑक्सो बॉन्ड ये इसको बोलेंगे कि दो सेंट्रल एटम के बीच में जब कोच पक जाता है तो उसको ब्रिज ऑक्सो बॉन्ड बोलते हैं। उसमें एक ऑप्शन पड़ा था N2O3, एक ऑप्शन उन्होंने बदमाशी करी थी, एक ऑप्शन में क्या डाल दिया N2O3। अब कुछ बच्चों ने इसका यही स्ट्रक्चर ही रट्टा मारा था, उन्होंने कहा नहीं उसमें नहीं है। अब कुछ बच्चों ने कंसीडर पढ़ा था ढंग से, एसआईडी सेल से पढ़ा था तो कर दिया उन्होंने, N2O3 के में NON बॉन्ड होता है, दोनों स्ट्रक्चर अडॉप्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि N2O3 में NON बॉन्ड प्रेजेंट है, बोल देना यस प्रेजेंट है। अगर पूछे बताओ N2O3 में NN बॉन्ड प्रेजेंट है, तब भी बोलना यस। बात समझ आ रही है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन भी ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक एग्जांपल है। देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये भी ये मेल्स वाले काफी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ये AIEEE में किसी ईयर में आया है, उसका ईयर तो कट गया है, आया नहीं है। बताओ क्या है इसमें, बस पता है ये तो आप लोग बता दो। एनेड्राइड देखो, किसी ऑक्सी एसिड से पानी निकालने के बाद जो अवशेष बचता है वो उसका एनेड्राइड होता है। एनहाइड्राइड, वाटर निकालने के बाद जो उसका ऑक्साइड बचता है वो उसका एनेड्राइड है ना। अब जैसे इसने बोला है कि इट इज एसिडिक, तो एसिडिक तो है भैया, N2O3 एसिडिक होता है, एंड इट इज द एनाइड्राइड ऑफ HNO2। तो ये चेक देखो, अगर आप भूल भी जाओ तो कोई समस्या नहीं, वहां चेक कर लेना भैया, इसके 2 मोल लेके 1 मोल पानी निकालो, देखो क्या बनता है। तो देखो हाइड्रोजन तो दोनों निकल गए, N दोनों बचे रहेंगे, ऑक्सीजन 2 का डबल 4 में से एक निकल गया, बचे कितने 3 बन गया। तो उसको तो हम चेक भी कर सकते हो, अगर आप भूल भी गए कि N2O3 किसका एनाइड्राइड है तो आप बना के देख लीजिएगा, HNO2 से पानी निकलने का N2O3 बनता है, इट मींस N2O3 इज एनाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अच्छा ऐसे ही बताओ कि नाइट्रिक एसिड का एनाइड्राइड क्या होगा, HNO3 का एनाइड्राइड क्या होगा, N2O5। N2O5 इज एनाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा तो सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइड्राइड क्या होगा, H2SO4 का एनाइड्राइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना। H2SO4 से पानी निकाल, 1 मोल वाटर निकालो, देखो तो जिसका भी एनाइड्राइड बोले आप उसके 1 मोल से वाटर निकालो। अगर 1 मोल से वाटर ना निकल पा रहे हो तो 2 मोल निकालो, इसमें तो 1 मोल से निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन चाहिए तो SO3। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइड्राइड SO3, सल्फ्यूरस एसिड का एनाइड्राइड SO2। तो कोई भी ऑक्सी एसिड है उसका एनाइड्राइड बनाना हो उससे 2 मोल से वाटर निकालना, ठीक है, बहुत सिंपल बात। तो इस क्वेश्चन में पहला ही सही दिख रहा है ना, बोलो भाई सभी को समझ में आ रहा है पहला क्यों है, पहले में उसने सही बात बोल दी, क्योंकि बाकी में चेक कर लेना, बाकी मेरे अब तक कोई सही नहीं है ना, क्योंकि एक में न्यूट्रल बोल रहा है तो न्यूट्रल नहीं है, एक में बेसिक बोल रहा है बेसिक नहीं है, और ये एसिडिक बोल रहा है लेकिन ये H2N2O2 उससे पानी निकालो क्या बन रहा है, इससे अगर पानी निकाला हाँ तो ये N2O का एनाइड्राइड हो जाएगा, लेकिन N2O3 का कोई 3 गलत हो गया, एक सही।
ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है इसके बाद, इसके पहले तो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कॉपर का रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें तो जो गैस लिबरेट होगी वो कोई और नहीं, कौन सी गैस बनेगी? NO2। और ये अभी हम लोग नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में एक आपको ट्रिक बताएंगे। जब भी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ किसी की भी रिएक्शन हो रही, किसी भी मेटल या नॉन मेटल में, गैस NO2 ही बनती है, उसके अलावा कोई गैस ही नहीं बनती, गैस NO2 ही बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट, देखो अगर पूरी रिएक्शन लिखें तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, और प्लस गैस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड देखते गैस क्या बोल दो सर कोई भी मेटल, कोई मतलब कोई की मतलब कि रिएक्ट करे, ऐसा ना हो कि अब तुमने कहा गोल्ड के साथ बताओ क्या बनेगी, तो गोल्ड प्लस कंसंट्रेट, तो गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, उसके साथ एक्वारेजिया लेना पड़ेगा। लेकिन जो मेटल रिएक्ट करते हैं अगर उनकी रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हो रही तो गैस NO2 ही बनेगी, अदरवाइज है ना रिएक्शन नहीं हो रही तो नो रिएक्शन हो जाएगा। गोल्ड प्लेटिनम नहीं रिएक्ट करते, वो भी लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आगे देखो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर स्ट्रांगली हीट कर दे तो भी NO2 बन जाती है। तो सिंपल बेसिक रूल से समझ सकते हो, मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 गैस प्लस O2। ये तो एक जनरल रूल है ना। मेटल नाइट्रेट को हीट करने क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड NO2 प्लस O2। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है ना, दोनों मेथड। एनसीईआरटी ने कौन सा दिया थे देख लेते भैया, एनसीईआरटी क्या देगी? एनसीईआरटी ने कोई सबके एक ही एक मेथड दी है, इन्होंने लेड नाइट्रेट से बनाया, इन्होंने जो NO2 बनाया है वो लेड नाइट्रेट की हीटिंग से बनाया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने जो सबसे पॉपुलर मेथड बस वही दे दी है। तो दोनों मेथड है, दोनों में किसी से बना सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। NO2 एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। NO2 कैसी गैस होती है? रेडिश ब्राउन कलर की। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडिश ब्राउन कलर की दो गैसें होती है, एक NO2, दूसरी कौन सी बताओ? ब्रोमीन, Br2। तो दो गैसें ऐसी हैं जो रेडिश ब्राउन होती है। ब्रोमीन वेपर्स, ब्रोमीन की जो वेपर्स बनती है, रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन लिक्विड होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसकी वेपर बनने लगती है। तो ब्रोमीन की जो वेपर बनती है वो रेडिश ब्राउन, वो दोनों सिमिलर है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब से NO2 निकल रही हो और एक ट्यूब से Br2, आप देख के नहीं पहचान पाते, बिल्कुल लगेगा कि सेम ही है। हाँ, रिएक्शन करके पहचान सकते हैं, इनको क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे भी, इन दोनों गैसों को डिस्टिंग्विश कैसे करें। तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है, नेचर वाइज कैसी है? नेचर वाइज एसिडिक, NO2 भी एसिडिक है ना। कॉपर टर्निंग, हाँ कॉपर टर्निंग मतलब कॉपर की छीलन लेते हैं उसमें, ये हो सकता है किसी बुक में लिखा हो कॉपर टर्निंग है तो समझ जाना कि कॉपर की छीलन है। ठीक है, यही इसी में बोल रहा है ना, इसी रिएक्शन। कहाँ किसके लिए बोल रहे हो वंशिका बेटा? आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर जब ब्राउन फ्यूम्स आते हैं तो सर कॉपर टर्निंग्स डाल देते हैं, वो डेंस हो जाते हैं तो सर नाइट्रेट कंफर्म हो जाता है। ठीक आप अच्छा वहां पहुंच गए। ये जो बच्चे ने बताया, ये दोनों गैसों को डिस्टिंग्विश करने का मेथड बता दिया कि ब्रोमीन और NO2 को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो कॉपर के मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो NO2, अगर NO2 गैस है तो बताओ कौन सी ज्यादा डार्क होती है, NO2 की ब्रोमीन? ये भी तो बताओ, मतलब ब्रोमीन की वेपर की पास कराने पे ज्यादा रेडिश ब्राउन की NO2 की वेपर। देखो इसमें लॉजिक होता है कि कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कॉपर जिसको रिड्यूस कर देगा और जिसका रिड्यूस फॉर्म भी कैसा होगा, मतलब कि देखो NO2 ब्राउन होता है, अगर कॉपर टर्निंग ज्यादा डाल दोगे तो NO2 रिड्यूस होकर NO में आने लगेगा, और NO कलरलेस होता है। NO भी हम लोग पढ़ाई है, NO कलरलेस गैस है, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ब्रोमीन में उल्टा वो और ज्यादा रेडिश ब्राउन, वो तो कहते जब पढ़ेंगे वहां पे पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन ये तरीका होता है, सही कह रहे हो, एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। अच्छा, NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इसमें देखो इसके p ऑर्बिटल में क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप उसको बना के देख सकते हो, देखो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, C1H बताओ भाई, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है ना, तो 15 माइनस 10 कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, 5 में 2 तो डबल बॉन्ड बना लेगा, एक O को कोऑर्डिनेट कर देगा, उसके बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, इसके पास बेटा एक ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल देखा जाता है ना, ये 134 डिग्री देखा जाता है, तो इसका शेप बेंट टाइप का होता है, इसका शेप कैसा होता है, बेंट शेप, बेंट, एंगुलर, वी शेप, कुछ भी बोल दे, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट बताते हैं कि जैसे आप एक कंटेनर में क्या ले लीजिए, NO2 गैस को फिल कर दीजिए, है ना, और उस पे हाई प्रेशर लगाइए पिस्टन पे, और थोड़ा सा टेम्परेचर कम करिए, दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसा करने पे NO2 लिक्विफाई हो जाएगा, और जो लिक्विड मिलेगा वो कलरलेस लिक्विड मिलेगा। NO2 का खुद का कलर रेडिश ब्राउन है, लेकिन जब वो लिक्विफाइड होगी तो लगेगा पानी तैर रहा है नीचे, उसका कोई कलर ही नहीं है। लेकिन 100% N2O4 कभी नहीं बनती है, थोड़ा सा ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स हल्की हल्की दिखेंगी, लाइट वेपर्स हो जाएगी, काफी कुछ कंडेंस हो जाएगा। तो होता क्या है कि N2O4 जो होता है वो NO2 के साथ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तब जब NO2 पे हाई प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं, दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर रखना होगा, बोलते हैं कि -10 के आसपास आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है, लेकिन 100% नहीं होगी, जितना लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो कलरलेस दिखेगा, लेकिन जो कंटेनर में वेपर्स होगी थोड़ी बहुत वो अभी भी रेडिश ब्राउन होगी, आपको ये प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हो, जैसे आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये सही है, इक्विलिब्रियम में मेंटेन। हाँ, अब ये जो इक्विलिब्रियम वाला केस है, आप यहाँ पे नीचे बत्ती लगा दो, बत्ती मतलब क्या, स्प्लिट लैंप रख दो यहाँ पे, है ना, या लैंप में आजकल लोग सब आते हैं तवे टाइप के, ठीक है, उसके ऊपर रख दो उसको, फिर गर्म करना शुरू कर दो, तो उल्टा जो N2O4 है वो किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, NO2 इक्विलिब्रियम में किधर होने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर से वो पूरा लिक्विड किसमें आ जाएगा, रेडिश ब्राउन डेंस वेपर, फिर से आपको दिखेगी। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि वो वाकई में क्या है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि लो टेम्परेचर में NO2 N2 ऊपर हो जाता है और हाई टेम्परेचर में वही इक्विलिब्रियम वापस आ रहा है, ठीक है। देखो मेन चीज क्या है कि टेम्परेचर जैसे कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे दोनों एक साथ ही करना पड़ता है, तो वो इक्विलिब्रियम जो इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखो, NO2 दिस गिव्स N2O, है ना। अब देखो प्रेशर कम करेंगे, सॉरी प्रेशर बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड, ऐसे केस में इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। लेकिन इसी का उल्टा आप बोल देंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ प्रेशर थोड़ा सा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो वही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, ठीक है, ये कहने का मतलब। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें रीजनिंग क्वेश्चन पूछा था, ये एनसीईआरटी में दिया भी है, व्हाई डज NO2 डाइमराइजेस, ये नीचे मैंने कहीं क्वेश्चन लिया भी होगा, NO2 के लिए एनसीईआरटी ने एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज NO2 डाइमराइजेस, है ना, हाँ क्या होगा,
ऑड ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। सीधे आपको बस में अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिखने जा रहे हो तो आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, और यही ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर अप हो रहे हैं, तब जाके वो डायमर का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों के ऑड इलेक्ट्रॉन के जो बेटा ये ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, यही आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, और इनकी शेयरिंग की वजह से ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो NO2 डाइमराइज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सीधे वन लाइन आंसर आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और N2O4 जैसे ही बनेगा तो वो उसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे, वो एक है ना, इस वजह से उसका नेचर कैसा होगा, N2O4 का डायमैग्नेटिक। ध्यान रखना, NO2 पैरामैग्नेटिक गैस है, लेकिन N2O4 लिक्विड जो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो चुके हैं, ठीक है। और डायमैग्नेटिक की वजह से वो कलरलेस भी हो जाएगा। और ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि NO2 N2O4 ये दोनों किसमें रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, NO2 and N2O4 both exist in dynamic equilibrium, लेकिन हमेशा नहीं रहते, लिख लीजिएगा एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है। ये जो इक्विलिब्रियम देखा जाता है ना, वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बनता है, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये वाला ऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट ही था। इसके बाद लास्ट में आता है ये हमारा N2O5, नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्साइड है वो ये है। इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +5 आएगी। इसका IUPAC नेम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन है 5 ऑक्सीजन है, सिंपल IUPAC नेम है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर N2O5? देखिए, आप नाइट्रिक एसिड ले लीजिए और उसकी करा दीजिए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का जो डाइमर होता है, P410 उसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P410 एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अभी ये इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ने ही वाले, अगले ऑक्साइड की फास्फोरस के ऑक्साइड ही पढ़ते हैं हम लोग। फास्फोरस के 2 ऑक्साइड होते हैं, P4O6 होता है, P4O10 होता है। वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला नेचर दोनों में होता है, लेकिन इन दोनों में बेटर या स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 होता है। तो इंडस्ट्री कहीं भी लेते हैं तो इसी को दिया जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये सब प्यासी आत्माएं होते हैं, ये सब वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर इसके 2 मोल से मैं बोलूं कि पानी वाटर निकाल लो तो क्या बनेगा, एथेनॉल, है ना, बताओ। इसके 2 मोल से वाटर निकालेंगे तो बनेगा N2O5। तो इसका मतलब यही बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि N2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये नाइट्रिक एसिड से वाटर का रिमूवल कर एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जब पानी पीता है ना, P4O10 जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये खुद किसमें कन्वर्ट होता है, ये पानी पी के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेटाफॉस्फोरिक से। अभी ये आगे अभी P4O10 की रिएक्शन में ये अब पढ़ोगे भी ये क्यों बना देता है मेटाफॉस्फोरिक, ठीक है। तो P4O10 पानी पी के क्या बना देता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मतलब P4O10 जब भी किसी का डिहाइड्रेशन करेगा तो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इटसेल्फ वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बोलो, अगर अब ये बताओ, अगर हमें बोलना हो कि N2O5 बताओ किस एसिड का एनाइड्राइड है, तो हाँ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। N2O5 इज द एनाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। N2O5 नाइट्रिक एसिड का एनाइड्राइड, ठीक है। बोलो भाई, सवाल समझ आ रहा है? N2O5 नाइट्रिक एसिड का एनाइड्राइड। अब आपसे कोई पूछे बताओ N2O5 की रिएक्शन वाटर से करानी क्या,
वो अपना एनाल्डिहाइड बना तो अपना ऑक्सी एसिड बना देगा जिसका वो एनाल्डिहाइड नाइट्रिक प्लस 2 मोल N2O5 plus water this gives nitric acid same oxidation number वाला बनाएगा। अब आपसे कोई पूछे तो N2O5 plus NaOH सोडियम नाइट्रेट, ठीक है बहुत है ना, क्योंकि पहले वो पार्टनरशिप करके HNO3 बनाएगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा और आंखों में एसिड बेस हो गया, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा, बस हो गया। N2O5 plus NaOH सोडियम नाइट्रेट प्लस 1, ठीक क्लियर है। अब ये बताओ तो भाई हम जाने तो असली आईआईटीएम करने वाले हो। NO2 plus NaOH बस A बन रहा है प्लस B बन रहा है, दूसरा बताओ आइडेंटिफाई है। NO2 plus NaOH सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बहुत है, क्यों यही क्यों बनेगा स्कूल में प्लस 3 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो नाइट्रोजन NO2 में देखो तो नाइट्रोजन बेटा +4 पे है। पहले देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले उसकी ऑक्सीडेशन देखो, सब कुछ आंसर मिलने लगते हैं वहां से। नाइट्रोजन 4 में बैठा है और नाइट्रोजन के पॉपुलर ऑक्साइड, पॉपुलर ऑक्सी एसिड दो ही होते हैं, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, HNO2 और HNO3। नाइट्रोजन के यही दो ऑक्सी एसिड होते हैं, तो नाइट्रोजन या तो 3 वाले में जाएगा या 5 वाले में जाएगा। नाइट्रोजन का +4 में ऑक्सी एसिड ही नहीं होता है। नाइट्रोजन का 4 में ऑक्सी एसिड वैसे भी 15 ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑड में ज्यादा स्टेबल होती है। ये साथ बताया भी था, 17 वालों की भी ऑड में ज्यादा स्टेबल होती है, 15 वालों की ऑड में, 16 वाले और 14 वालों की इवन वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो नाइट्रोजन 4 में तो ऑक्सी एसिड ही नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे बेटा 4 वाला जो है वो बहुत स्टेबल नहीं है, इवन ऑक्सीडेशन नंबर में इट गेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट। एक बार ये हो जाएगा रिड्यूस, एक बार रिड्यूस हो गया वो बना देगा HNO2 और HNO2 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा NaNO सॉल्ट। और एक बार ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो 5 में जाएगा, 5 से ज्यादा हो भी नहीं सकती, तो HNO3 भी बनेगा, HNO3 भी 1 मोल NaOH से रिएक्ट करके बनेगा, क्या बनाएगा NaNO3। इसका मतलब बिल्कुल सही आप जा रहे हो। यहाँ पे NO2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट होके एक बार वो जाएगा 3 में, 3 ऑक्सीडेशन नंबर में HNO2 बनाएगा, एक बार ऑक्सीडेशन 5 में चला जाएगा, है ना। ये लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन की इवन ऑक्सीडेशन नंबर लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर्ड टू ऑल। इवन वाली बेसिक मीडियम में सबके लिए, सब 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सबके लिए बोल रहा है। और हाँ एक एक मोल NaCl करके ये क्या बना देंगे सॉल्ट NaNO2 प्लस NaNO3, बस यही A है यही B है, एक A बोल दो एक B बोल दो, ठीक है। ये बातें हमें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया है, क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ NO2 किसका एनाट्राइड है, तो NO2 मिक्स्ड, ऐसे को बोलते हैं मिक्स्ड एनाट्राइड। कोई ऑक्साइड अगर 2 ऑक्सी एसिड से मिलके बन रहा हो, है ना, आप ऐसे समझ लो कि आप 1 मोल ले लो HNO2 और 1 मोल ले लो HNO3 और दोनों के 1 मोल से वाटर निकाल दो, क्या देखो 2 H तो तुमने निकाल ही दी है H2 में, है ना, N तो निकला नहीं तो N2 लिख दिया मैंने। अब O देखो, O यहाँ पे आए 2, यहाँ से 3, 2 + 3 5, 5 में से 1 तो वाटर में निकल गया, तो बना क्या N2O4। और N2O4 किसका डाइमर है, इसका मतलब NO2 किसका मिक्स्ड एनाट्राइड हुआ, HNO2 और HNO3 दोनों। तो ये थ्योरी में आपको कई जगह लिखा मिलेगा NO2 इज द मिक्स्ड एनाट्राइड, NO2 is the mixed anhydride और HNO2 and HNO3,
है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का मिक्स्ड है, क्योंकि दोनों के 1 मोल के रिएक्शन से वाटर निकालने पे बनता है। ठीक है ना? वो किसी एक का नहीं है, क्योंकि वैसे भी इवन वाले का तो वैसे भी बनता भी नहीं है, तो ये मिक्स्ड है। ये याद रखिए। इसका स्ट्रक्चर N2O5 का स्ट्रक्चर देखो, गैस फेज में अगर पूछ रहा है, ये आपने बनाया भी होगा, है ना। गैस फेज में ये स्ट्रक्चर होता है ना। 2 नाइट्रोजन, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन बैठा देते हैं सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी 4 ऑक्सीजन में एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना मजबूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, वो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। ये दूसरा वाला डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, नहीं तो उसकी वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो उसकी वैलेंस शेल में 2s और 2p है। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में रह सकते हैं मैक्सिमम, 6 2p में, पूरे 8 ही रह सकते हैं, 2d होता नहीं सेकंड पीरियड में, वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर दे, इसलिए उसको 2 कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये गैस फेज में। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपसे सॉलिड फेज में पूछा जाए N2O5 का स्ट्रक्चर, तो बेटा सॉलिड फेज में N2O5 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ये याद रखिएगा, N2O5 गैस फेज में तो कोवैलेंटली बॉन्डेड है, ये इसका स्ट्रक्चर, ये गैस फेज वाला, लेकिन सॉलिड फेज में N2O5 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका कटायन होता है NO2+ और एनायन होता है NO2-। ठीक है, बोलो समझ में आ रही बात है। N2O5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसका कटायन क्या है, NO2+। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2+ बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं हम लोग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यही तो बनता है ना इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट NO2+, है ना। तभी तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, बेंजीन NO2 पे अटैक करती है, कंपाउंडिंग रेजोनेंस होता है, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। आपको एक सब्स्टिट्यूट मेथड भी बताता हूँ, आपको अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना हो और कहीं लिखा हो बेंजीन प्लस N2O5, तो N2O5 भी एक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। इसके क्रिस्टल को पानी में डिसॉल्व कर दीजिएगा, है ना, तो जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो आयनिक है ना, तो वो NO2+ और NO2- में क्या होने लगेगा, आयनाइज। अब इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2+, और बेंजीन रिंग बहुत शानदार न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन रिंग अटैक करेगी, क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने का ये भी बहुत अच्छा है, मतलब N2O5 act as a nitrating agent in aromatic reactions, aromatic electrophilic substitution reaction। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में N2O5 भी बहुत अच्छा एक नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। बस याद रखिएगा, कहीं पे ऑर्गेनिक में कई बार वो इस तरह की, आजकल जेई एडवांस में क्या करना है, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का संगम कर रहे हैं, है ना। उसको मान लो किसी ऑर्गेनिक में मान लो यहाँ मेथिल बैठा दिया, टॉलुवीन का नाइट्रेशन कराना हुआ, अब बच्चे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बचपन से याद कर डालते हैं कि नाइट्रेटिक एजेंट होते हैं, तो वो लोग वो नहीं लिखेंगे, वो लिख देंगे N2O5। बच्चा टेंशन में रहेगा सर, और थोड़ा भी पता है कि ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन NO2+ दे देगा पानी के अंदर, तो ये आर्थो पैरा होस्ट है, आर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, पैरा पे मेजर थोड़ा बच जाएगा, पैरा पे चिपका दो, बनेंगे तो वैसे दोनों, लेकिन मेजर वाला पैरा वाला होगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, N2O5 एक अच्छा नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्साइड 2 ही होते हैं, एक होता है P4O6, एक होता है P4O10। ठीक है, P4O6 जो होता है, P4O6 इज ए एनाड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड। P4O6 किसका एनाड्राइड है, फास्फोरस एसिड का, है ना। क्या अब तुम लोग समझदार हो, समझ ही गए होंगे बात कि क्यों एनाड्राइड है। इसके 2 मोल लेके पानी निकालो तो ये बनेगा, 2 नहीं 4 लेने पड़ेंगे आपको, 4 लेंगे और 6 मोल, हाँ 4 मोल से 6 मोल वाटर निकालोगे तब बनेगा ना, क्योंकि P4 में 4 फास्फोरस है ना, तो इसके 4 मोल लेंगे और वाटर निकालिए, देखिए बन जाएगा।
जितना वाटर निकाल सकते हो सब निकाल लेना, पूरे 6 मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब P4 और 6 फास्फोरस एसिड का एनाल्डिहाइड है। ऐसे बेटा P4 और 10 एनाल्डिहाइड किसका हो जाएगा? ऑर्थोफॉस्फेटिक एसिड H3PO4, है ना, क्योंकि H3PO4 के 4 मोल से अगर 6 मोल पानी निकालोगे तो बनेगा P4, ठीक है, उसे भी बनना है, दोनों के 4-4 मोल लेके निकालना पड़ेगा, ठीक है। बोलो भाई, मतलब कभी भूल जाओ तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फास्फोरस के 2 ही ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के तो बहुत ढेरों ऑक्साइड पर डाले हम लोगों ने, लेकिन फास्फोरस में इतना मारा मारी नहीं है। फास्फोरस के 2 ही ऑक्साइड पर, P4 और 6, जो भी पूछा जाएगा इन्हीं में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बेटा हम लोग को इनके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, क्योंकि जेईई मेन वाले तो पीछे पड़ चुके हैं, इनके स्ट्रक्चर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, है ना। कभी पीओपी बॉन्ड पूछ देते हैं, बताओ नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं P4 और 6 में, है ना। पिछले साल उन्होंने पीओपी इतनी बार पूछा कि बच्चे रट बैठे हैं कि 6 होते हैं अब उन्होंने पीओ पूछना शुरू कर दिया कि पीओ बॉन्ड कितने हैं तो और अच्छा फास्फोरस के 2 ही ऑक्साइड है, इनमें और कुछ है भी नहीं मसाला, तो वही सब घुमा कर पहले स्ट्रक्चर बनाते P4 और 6 कर दो, तो पहले हम 4 फास्फोरस मिलती है, ठीक है। अब हर एक 2 फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन इंसर्ट करते जाइए, हर दो एडजेसेंट, हर 2 नियरेस्ट नेबरिंग फास्फोरस के बीच में एक एक ओ फंसाते जाइए, एक एक ओ इंसर्ट करते जाइए। एक इन 2 फास्फोरस के बीच में बैठा दिया, एक इन दोनों बीच में, एक ये बैठ गया, एक ये, कितने ऑक्सीजन इंगेज हो गए? 4, बचे कितने? P4 और 6 बना रहा हूं, 2 बचे। अभी देखो फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है, 2 तो शेयरिंग से मिल गया, उसको एक बॉन्ड और बनाएगा फास्फोरस, मतलब एक ब्रिज बॉन्ड और बनाना है ना। ये डायगोनली वाले, जो डायगोनली वाले बैठे हैं ना, उनके बीच में फंसाइए, तो 2 डायगोनली अपोजिट फास्फोरस के बीच में भी ब्रिज बॉन्ड बनेगा, 4 तो वो एडजेसेंट वालों के बीच में बन गए, तो डायगोनली ये स्ट्रक्चर हो जाएगा P4 6 का, है। अभी भी हर एक फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर है, और प्रत्येक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। अब वो देखो मेंस वाले इस तरह की हरकतें करते, हो सकता है वो यही पूछते इस साल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ P4 6, तो हर एक फास्फोरस पे एक लोन पेयर, 4 तो लोन पेयर ही हो गए, हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, 6 × 2 कर दो, 12 और 4 16 लोन पेयर, पूरे मॉलिक्यूल पे 16 लोन पेयर, ठीक है। अच्छा अब ये सारी बातें बता डालो भाई, तुम ही लोग बताओ मुझे एक एक करके, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं इस स्ट्रक्चर में? 6 किनके बताना, तो एक पीओपी पॉप बॉन्ड, पॉप पिस्टॉन बताने आपको, पीओपी, दूसरा पॉप, तीसरा पॉप, चौथा पॉप, पांचवा पॉप, छठा पीओपी, ठीक है। दिख गया कि नहीं दिख गया? बहुत आसान है। अच्छा बताओ पी डबल बॉन्ड बॉन्ड कितने हैं? पी डबल बॉन्ड हो नहीं, कोई डबल बॉन्ड बनाई कहां रही है? 0। पीओ बॉन्ड है ना, देखो एक पॉप में 2 पीओ बॉन्ड है एक पॉप बॉन्ड में 2 पीओ ना, एक पीओ 2 पीओ, तो जब आपने पॉप बॉन्ड गिनी लिए उसका डबल कर दिए, पॉप बॉन्ड 6 है, पीओपी बॉन्ड 6, तो पीओ बॉन्ड डबल हो जाएंगे, 6 का डबल 12 लिख दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन कहां गया? तो क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एटम, बताओ भाई फास्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बहुत बढ़िया, कोई भी एक फास्फोरस पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं देखूंगा ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 सिग्मा, और एक इस पे लोकलाइज्ड लोड पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोड पेयर की हाइब्रिडाइजेशन दे देता है, तो ये नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब sp, ठीक है। तो P4 और 6 में ईच फास्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बोलो भाई
है कि नहीं? अच्छा, अब ये बना लेते हैं P4 होटल। P4 होटल में क्या करना है, तो P4 और 6 तो बनाया लिया, इसमें 4 ऑक्सीजन और अगर हम लोग ऐड करें तो P4 होटल बन जाएगा। अब वो 4 ऑक्सीजन किस एटम के साथ अटैच होने की पॉसिबिलिटी है? सर फास्फोरस के साथ उसके लोन पेयर के थ्रू। है कैसे मतलब? नहीं नहीं नहीं, फास्फोरस से किसी ऑक्साइड में पेरोक्साइड लिंकेज नहीं सकते, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? पेरोक्साइड लिंकेज फास्फोरस के ऑक्साइड में भी नहीं बनते और ऑक्सी एसिड में भी नहीं बनते। सल्फर के ऑक्सी एसिड में बनते हैं पेरोक्साइड में, है ना? तो इसमें मत बनाइए। इसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि भैया हर एक फास्फोरस पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो हर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड वाले डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर देंगे। बट डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, इसलिए डबल बॉन्ड बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें P4 और 10 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो वैसे ही आप P4 बना दीजिए पहले, फिर हर 2 फास्फोरस के साथ एक एक, पहले तो वही P4 और 6 तो बनाना ही पड़ेगा हमको। और लास्ट में हर एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो। अब एक बात बताओ, ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये पी पाई वाला है कि पी पाई डी पाई है? ये जो पी डबल बॉन्ड होना, क्योंकि डबल बॉन्ड भी 2 तरह के होते हैं ना, पी पाई डी पाई। डी पाई, हाँ मतलब वही है, पी पाई डी पाई या डी पाई एक ही होता है, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है। आंसर सही तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अगर पहले पी पाई बोलो बाद में डी पाई बोलो तो भी वही है, मैं ये कह रहा हूँ। है ना? नहीं, वो ऑर्बिटल तो हमेशा स्मॉल से लिखना है, पी डी तो ऑर्बिटल है, तो कैपिटल से लिखना गलत हो जाएगा। तो ये कैसे बताएं भाई, बताओ भाई, पी पाई डी पाई कैसे माने, मतलब कैसे जाने दो, कैसे पहचाना कि इसमें पी पाई डी पाई है? बताओ। उसके बाद डी है ही नहीं, उसके पास तो पी ऑर्बिटल ही अवेलेबल है। चलो तो ऑफलाइन वाले बच्चे ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। हाँ, इसको देखो ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा हो तो ठीक है, ऐसे देख लो, हाइब्रिडाइजेशन से बताना थोड़ा आसान रहेगा। हाँ, फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडेशन है ना, इसका तो फास्फोरस के वैलेंस सिर्फ p ऑर्बिटल सारे इंगेज है, हाइब्रिडाइज हो चुके हैं। अब डबल बॉन्ड जो बनेगा वो प्योर ऑर्बिटल बनाते हैं। p में 3 डब्बे थे, तीनों इंगेज हो चुके हैं, अब उसका d वाला डब्बा खाली है, मतलब उसके पास में d ऑर्बिटल अवेलेबल है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और ऑक्सीजन के पास तो d होता नहीं है, उसके लोन पेयर जो है वो किसमें है, d में। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है, और फास्फोरस के p d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसीलिए बोल रहे हैं p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, बोलो भाई। चलो हाँ, ये भी बता डालो जल्दी से। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड 6, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड लो 4, वो पी पाई डी पाई वाले हैं। अब उसमें कई बार आपसे कंफ्यूज करके पूछेगा, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई पूछे तो 4 और ये नीचे पी पाई लिखोगे ना, 2 बार तो नीचे लिखो नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, तो 0 बोल दिए। पी पाई डबल बॉन्ड तो बनी ही नहीं है ना, वो जो 4 बन रहे हैं ना, ये देखो वो जो 4 डबल बॉन्ड बन रहे हैं ये चारों पी पाई डी पाई वाले हैं,
ये चारों पी पाई डी पाई, ठीक है, क्लियर। इसलिए पी पाई 0 हो जाएंगे। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये जो फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड एंगल मेजर किया जाता है, तो ये इतना आता है 127। इसके रिस्पेक्ट में बात समझिए, देखिए जैसे आप ऑक्सीजन ये बॉन्ड एंगल को इस बॉन्ड एंगल के साथ कर रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर में होता है वैसे तो ये वाला है नियरली सेम होता है, एक में 27 होता है, एक में 80 के आसपास कुछ होता है ना, बहुत 1-2 डिग्री का फर्क रहता है ज्यादा। तो ये जो पीओपी पीओपी बॉन्ड एंगल ही बोलेंगे इसको, तो पीओपी बॉन्ड 160 डिग्री है ना। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन देखो, जरा ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन क्या है, इस ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन बताओ। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, और ये हम लोग बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं sp3 में हाइब्रिडेशन 109 डिग्री होता है। लोन पेयर आ जाते हैं VSE पे, हम थोड़ी से एंगल कम हो जाते हैं, 100 वाटर में 105-4 पहुंच जाता है। ये 127 कैसे हो गया, बढ़ कैसे गया? यहाँ तो VSE पे आप थ्योरी की धज्जियां उड़ गई। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज विद 2 लोन पेयर, इसका एंगल 109 होता, 109 से 2-4-5 डिग्री कम होता, 6-7 डिग्री कम होता, चलता। ये बढ़ा गया भाई, 109 से अच्छा खासा बढ़ा है 127 डिग्री, कुछ गड़बड़ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे रीजन इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन नहीं है, यही तो रफा है। देखो इसमें जो एक्चुअल आंसर ये है, एक्चुअल आंसर ये है कि ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं हमें, उसमें से एक लोन पेयर अपने पड़ोसी वाले दोनों पप्पा के साथ, फास्फोरस के साथ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बना रहा है, क्योंकि इसके पास भी कुछ डी, देखो इस फास्फोरस के पास कुछ डी ऑर्बिटल खाली होंगे और इस पप्पा के पास भी कुछ डी ऑर्बिटल खाली होंगे, और इसके पास है लोन पेयर, तो इधर भी बैक बॉन्डिंग करेगा, इधर की बैक बॉन्डिंग होती रहेगी, एक तरह का डीलोकेशन चलता रहेगा। और बैक बॉन्डिंग की वजह से याद करो, बैक बॉन्डिंग जब भी होती है तो वहां पे कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल कैरेक्टर आएगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 क्यों बोलेंगे, sp3 में तो केवल वही लोन पेयर काउंट करते हैं जो लोकलाइज्ड है ना, इस पे हाइब्रिडेशन एक्चुअली sp2 है ही नहीं, ये ध्यान रखना। p4O6 p4O10 में ऑक्सीजन के कभी हाइब्रिडेशन पूछते तो sp3 बोलना गलत हो जाएगा, एक्चुअली ये हाइब्रिडेशन है sp2, और sp2 बॉन्ड एंगल 100 कितने एंगल होते हैं 120 डिग्री, और 120 ज्यादा नजदीक है 127 के। तो थ्योरेटिकली ये हम लोग मानते हैं कि इनमें पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, और इस पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो 7 डिग्री बढ़ रहा है वो एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए बढ़ता है ना। 7 डिग्री जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं साइक्लिक रिंग भी तो बन रही ना, तो एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए बन रहा है। लेकिन 109 से 127 इसको हम लोग थ्योरेटिकली कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ 120 से 127 हो रहा है, ठीक है, हो सकता है। इसके बाद नहीं, तो किसके पास लोड कर रही है, फास्फोरस पर डी ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, कोई एक डी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड बना रहा होगा, 5 में से कोई एक डबल बना रहा होगा, बाकी जो 4 है उनमें से कोई एक बैक बॉन्डिंग में फॉर्म होगा। पी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कोई एक डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, वो तो अलग केस है। और जो उसके पास खाली पड़े हुए हैं है ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो खाली वाले डी ऑर्बिटल में होगी, तो वो खाली वाला ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो पाई बॉन्ड जो बन रहा होगा, पाई बॉन्ड तो उसके हाफ फील्ड वाले में बन रहा होगा, तो बैक बॉन्डिंग दोनों में हो गया। तो ये लिखा हुआ देखो, मैंने लिख भी दिया है ना, जो ब्रिज ऑक्सीजन होते हैं, ये ब्रिज ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, p4O10 में ब्रिज ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और इसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग भी बना रहे होते हैं, और बैक बॉन्डिंग बनने की वजह से उसके बॉन्ड एंगल नियरली होने चाहिए 120 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए वो एक्सपेरिमेंटली
127 के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है, बोलो भाई, ये बैक बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बन रही होगी, ये दिखाया गया ऑक्सीजन के लोन पेयर और फास्फोरस के जो वैकेंट वाले डी ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट वाले डी ऑर्बिटल के साथ डी लोकेशन, और ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसमें ये दोनों ही हाफ फिल्ड हो गए। भाई डबल बॉन्ड में तो दोनों ही फिल्ड हो गए ना, ऐसा नहीं है कि एक ही के पास होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। ये पी पाई डबल बॉन्ड है, ये पी पाई बैक बॉन्ड है। ठीक है, बोलो भाई। फिर इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हाँ कर लो ये, नोट कर लो। अगली क्लास में हम लोग हेलोजन फैमिली पे मैं आपको दूंगा 5 रिएक्शन। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 रिएक्शन सफिशिएंट है। वो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, अगर 10 रिएक्शन दूंगा तो 15 मिनट उसी में वेस्ट हो। अभी सिलेबस भी बाकी है हम लोग, 10 5 सफिशिएंट है। हर क्लास 5 देते रहेंगे ना, तो 1 महीने के बाद तुम लोग सब रट जाएंगे तुम लोग। क्विज का लिंक यार कितनी मेहनत करवाओगे मुझसे, इतनी तो सैलरी भी नहीं मिलती रेजिडेंस। अच्छा अच्छा, ये कर सकते हैं। आदित्य यार कभी आओ यार हवेली में, क्लास आओ तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टाइमली आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज तो मैंने सरप्राइज के लिए बताया नहीं था ना पहले। किसी दिन आया होगा, हो सकता है आया था ये। चलो चलो कोई बात नहीं, तो मुझसे बात करके आओगे तभी तो मिलोगे ना। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे अगर बात करें तो फास्फोरस के ऑक्साइड बनाने के मेथड में देखो, पहला मेथड बहुत आसान है, व्हाइट फास्फोरस से बन जाता है। व्हाइट फास्फोरस ले लीजिए, ठीक है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अगर आपको P4O6 बनाना है तो बहुत कंट्रोल्ड सप्लाई करनी पड़ेगी, या बेटर है कि आप एयर ही ले लो, प्योर ऑक्सीजन ना लीजिए, एयर ले लीजिए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन पहले से ही एलआर होती है, लिफ्टिंग एजेंट होती है। प्योर ऑक्सीजन में एयर में सॉरी ऑक्सीजन 21% ही होती है ना, नाइट्रोजन ज्यादा होती है। तो होता क्या है कि या तो आप प्योर ऑक्सीजन ले लो, बहुत कंट्रोल्ड सप्लाई करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि थोड़ा कुछ अमाउंट में वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बेटर ये है कि एयर लिया जाता है, और एयर में ऑक्सीजन P4 के साथ रिएक्ट करके बना देती है P4O6, है ना, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट है, देखा जाए ऑक्सीजन का कंटेंट कम है ना, परसेंटेज में, तो वो केवल अपना पहला वाला ऑक्साइड बनाएगा P4O6। ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, व्हाइट फास्फोरस पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा तो P4O6 बनाएगा। क्यों ऐसा करें? तो अगर आपने प्योर एयर ले ली, कोई पूछे प्योर एयर लेने में क्या दिक्कत है, तो देखो समस्या क्या है कि पहले तो P4O6 बनाएगा, लेकिन P4O6 फर्दर स्पॉन्टेनियसली O2 से फिर ऑक्सीडाइज जाएगा, क्योंकि फास्फोरस 3 में उतना कुछ नहीं जितना 5 पे, फास्फोरस की मोस्ट स्टेबल 5 होती है, तो वो O2 से रिएक्ट करके फिर क्या बना देगा, P4O10 बना देगा। ठीक है, तो फास्फोरस इसलिए बेटा अवॉइड करते हैं, इसलिए प्योर ऑक्सीजन को नहीं लेते, नहीं तो फिर उसमें मेजर प्रोडक्ट आपका, इसके नीचे मेजर लिख दीजिए, फिर आपका मेजर प्रोडक्ट P4O10 बनने लगेगा। ये बनेगा लेकिन ऑलमोस्ट ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी यील्ड कम हो जाएगी P4O6। ठीक है, P4O6 फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा P4O10। तो इसका एक ही बनाने का ये मेथड है ना। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज
तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वाटर के साथ इंपॉर्टेंट है। P4O6 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि ठंडे पानी से नहा रहा है कि गर्म पानी से। P4O6 अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्शन जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत फेमस मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जाता है SN2 मैकेनिज्म। आपको ये तो हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी, है ना। वही तो खास बात है, SN2 में वाटर माइल्ड न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल के नेचर के एस्पेक्ट में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि SN2 होना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, अभी इसके मैकेनिज्म देखोगे तो SN2 में होता है क्या कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सारे लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक्चुअली इसमें ट्रांजिशन स्टेट कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट के साथ सीधे बाद में प्रोडक्ट बनता है। वन स्टेप रिएक्शन है ना, ये भी वन स्टेप है, इसलिए SN2 बोल रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के नेचर के हिसाब से अगर ऑर्गेनिक देखें तो फिर तो आदित्य बेटा इसमें क्या है कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ये रिएक्शन, में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है ना, इसलिए SN2 उसको बोल रहे हैं। और एक बात आपको और बता रहे हैं, देखो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, एक आपकी वो भी क्लियर कर देते हैं। कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड, ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। लेकिन फास्फोरस की केमिस्ट्री अलग होती है, फास्फोरस का बैकएंड डी ऑर्बिटल है, उसका बिहेवियर कार्बन के जस्ट सिमिलर नहीं है ना। हाँ, कुछ जगहों में आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप फास्फोरस के साथ बनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मैकेनिज्म जो है वो कार्बन में जैसे कंपाउंड में SN2 टाइप की है, ऐसे इसमें भी SN2 है, तो मैकेनिज्म यहाँ पे थोड़ी सी मैच कर रही है। लेकिन वाटर को न्यूक्लियोफाइल के निगाहों से मत देखिए, उसके रिएक्शन के तरीके से के बेसिस पे वो SN2, ठीक है। अब होता क्या है, देखो P4O6 की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बनाता है सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे अपना ऑक्सी एसिड बना देता है। फास्फोरस का 3 ऑक्सीडेशन नंबर में जो ऑक्सी एसिड होता है वो H3PO3 होता है, सीधे आप क्या बना दीजिए H3PO3, ठीक है। फास्फोरस का सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे जो ऑक्सी एसिड है H3PO3। लेकिन अगर आपने वाटर हॉट ले लिया तो वही बात है कि हॉट वाटर ले रहे हैं तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो P4O6 में 3 ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं। हॉट कंडीशन में क्या होगा कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होने लगेगा, मतलब ये एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होके बनाएगा अपना ऑक्सी एसिड। तो देखो एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा तो 5 में जाएगा, और उसके 5 में ऑक्सी एसिड कौन सा है, H3PO। तो यहाँ पे आप बनाइएगा H3PO4। अगर वाटर हॉट कंडीशन में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर हाइड्रोलाइज होगा, पहले वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा फिर बाद में हाइड्रोलाइज होगा, मतलब ये H3PO4 बनाएगा और रिड्यूस भी होगा, रिड्यूस होके वो गैस बनाएगा फॉस्फीन, फास्फोरस -3 में पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब अपनी एक प्रोडक्ट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में जाना है और एक प्रोडक्ट में लोवेस्ट में जाना है। तो ये बिल्कुल ध्यान से आंसर दीजिएगा क्योंकि रिएक्शन काफी फेमस है, इसकी बहुत ज्यादा रिएक्शन है भी नहीं, है ना। तो P4O6 जब भी वाटर सेट करेगा देख लीजिएगा कि कोल्ड है कि हॉट है। कोल्ड है तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनाइएगा, हॉट वाटर है तो डिस्प्रोपोर्शनेट होके बनाइएगा, एक बार वो ऑक्सीडाइज होगा बनाएगा हायर ऑक्सी एसिड, एक बार रिड्यूस होके फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये JEE 2009 में एडवांस का एक क्वेश्चन का पेपर है, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लिए पहले। द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स selectively to P4O6, X is B ऑप्शन, बी ऑप्शन ना, ठीक है करेक्ट। तो है ना, वो कह रहा है कि P4 की रिएक्शन करा रहे हैं किसी X के साथ, P4O6 बन रहा है, वो सिलेक्टिवली यही बन रहा है, और इसके साथ दूसरा ऑक्साइड नहीं बन रहा है, ना कि बन भी रहा है तो नेगेटिव लीड के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन ही यहाँ पे एयर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्योर देखो, अगर आपने ड्राई ऑक्सीजन या वेट मॉइस्ट, और ये तो कंफ्यूज कर रहा है, ये तो प्योर ऑक्सीजन है,
वो P4O6 बनाएगा, वो कुछ परसेंट में उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो सिलेक्टिवली P4O6 नहीं बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो। तो यहाँ पे लीजिए मिक्सचर ऑफ O2 and O2, एक तरह से एयर के साथ ही वो रिएक्शन करा जाता है। अच्छा ये वाला क्यों नहीं सही है, O2 इन्फ्लुएंस ऑफ एलिमेंट्स। देखो O2 एक तो समस्या है, O2 P4O10 बनाने लगेगी। दूसरा फास्फोरस जब भी +3 में होता है और मीडियम अगर बेसिक है तो 100% डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। फास्फोरस के कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होने लगते हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता लास्ट में। ठीक है, एक फर्क होगा, क्या होगा देखो, अगर ड्राई ऑक्सीजन लेंगे तो होगा क्या, देखो P4O6 + O2, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, P4O10, और यही बन के रह जाएगा। अगर मॉइस्ट होगा तो मॉइस्चर मतलब वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और बताएं ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आता है पानी पी के क्या बनाता है, बेटा फास्फोरिक एसिड, तो उसमें क्या बनाएगा ये बेटा फास्फोरिक, मतलब रिएक्शन दोनों में अलग अलग होगी है ना, लेकिन P4O6 सिलेक्टिवली किसी में नहीं बनेगा। तो इसमें आंसर बन जाएगा डी, बॉम्बे, IIT बॉम्बे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इसको खत्म ही कर लो बस, ये वाला पेज कर लो, उसके बाद छुट्टी। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। P4O10 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या बनता है, ये बहुत बहुत मोस्ट जितना बोलो उतना कम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। P4O6 से कई टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस 3 स्टेप में होती है, अलग अलग स्टेप में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है पेपर में आपसे। P4O6 की हाइड्रोलिसिस, अच्छा इसमें ये अच्छी बात है कि ठंडा पानी गर्म पानी सबके साथ रिएक्ट करके एक ही रिएक्शन देता है, तो इसमें कोल्ड हॉट का चक्कर नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। फास्फोरस दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो नहीं सकता, वो तो 3 वाला था ना, तो हॉट में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था, कोल्ड में नहीं हो रहा था, 5 वाले में वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो एक ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो P4O10 वाटर के साथ जब पहले स्टेप में रिएक्ट करता है तो इसमें प्रोडक्ट बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, है ना। क्या बनता है इसमें, पहले आप प्रोडक्ट लिखते जाइए, फिर मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, इसके 4 मोल बना दीजिएगा आप लोगों के पानी, यहाँ पे P4O10 में 4 फास्फोरस है। लेकिन अगर आपने फर्दर इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस कराई, एक्सेस में लिया आपने वाटर, ठीक है, तो मेटाफॉस्फोरिक फर्दर हाइड्रोलाइज होकर पाइरोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H4P2O7। ठीक है, जा रहे हो, ठीक है। तो ये इसका जो PO, इसमें भी एक POP बॉन्ड होता है, वो भी तबाह हो जाता है, अल्टीमेटली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में मोनोमेरिक फॉर्म में चला जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। और इसमें अच्छी बात है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सब में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन को +5 है ना। आप किसी में निकाल के देख लो, इसमें SPO3 में निकालोगे 5 आएगी, H4P2O7 में भी 5 आएगी, सब में 5 है। मतलब ये कोई रिडॉक्स नहीं है, कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, सिंपल प्योर हाइड्रोलिसिस है ये, सिंपल प्योर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को समझिए। P4O6 की हाइड्रोलिसिस SN2 थी, लेकिन P4O10 की हाइड्रोलिसिस SN2TH टाइप की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको, क्योंकि इसकी प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो है वो कौन सी है, SN2TH पढ़ी है आप लोगों ने, एसिड एसिड डेरिवेटिव में ORM में पढ़ाई गई होगी। उसमें न्यूक्लियोफाइल पहले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, पाई बॉन्ड O पे जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर लीविंग ग्रुप को हटाएगा। समझ आ रही, ये सिचुएशन है। तो जैसे ये मैंने P4O10 का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, साइमल्टेनियसली नेगेटिव चार्ज O पे जा रहा है। ठीक है, अब वो जब वापस आएगा तो इसमें रिंग खुलेगी, और रिंग खुलेगी, ये वाला जो फास्फोरस के ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होते हैं। फास्फोरस 4, देखो एक फास्फोरस 3 ब्रिज बना रहा है, ब्रिज ऑक्सो बॉन्ड। जो उसके पड़ोसी वाले नीयरेस्ट नेबरिंग वाले ब्रिज ऑक्सीजन होते हैं, ये स्टेबल होते हैं,
ये आसानी से नहीं खुलते हैं। लेकिन ये वाला देखो, इसकी बॉन्ड लेंथ आपको ज्यादा नहीं लग रही डायग्राम में, डायगोनली अपोजिट बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एंगल स्ट्रेंथ ऑब्वियस यहाँ पे 180 की तरफ जा रहे होंगे, मतलब बेंट बात समझ में आ रही कि इसके 127 से इसके 127 से भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये दो जो बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रेंड बॉन्ड होते हैं। तो देखो मैं इसका बना देता हूँ स्ट्रक्चर। फास्फोरस, ऑक्सीजन, 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 इसमें वाटर मॉलिक्यूल आया, अटैक किया, ओ पे क्या आया -1। बाकी पूरा नहीं तो बनाना तो पूरा बना लो, लेकिन इतने से ही समझ में आ जाएगा। कार्बोकेटाइन का हवा निकल एसिंटोटियस में कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है यार, तुम लोग तो धज्जियां एसिंटोटियस में कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है। देखो मैं इस वाले फास्फोरस पे फोकस कर रहा हूँ, कोई जो इसके साथ होगा बाकी वो साथ ही वही होगा। देखो तो जैसे ही वाटर अटैक करेगा ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस जैसे ही मूव करके फिर से डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसमें कौन सा ब्रिज बॉन्ड खुलेगा, ये वाला ब्रिज बॉन्ड, इस वाले ब्रिज बॉन्ड की ओपनिंग होगी। ठीक है, बोलो भाई। हाँ, अब जब ये ब्रिज बॉन्ड ओपन होगा तो O- आएगा, और वो O- उसका प्रोटॉन चुरा के भागेगा, ये वाला प्रोटॉन लेके भागेगा, इससे प्रोटोनेट होकर निकलेगा वो। ठीक है, तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा समझ पा रहे हो? देखो इस वाले फास्फोरस पे आगे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसके सामने वाले पे क्या हुआ P डबल बॉन्ड O, और ये O- खुल के आया तो ये भी क्या आ गया OH। ठीक है, ऐसे ही एक इसमें अटैक करेगा, मैंने एक ही दिखाया है लेकिन एक्चुअली दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे पूरे यूज होते हैं। तो एक इस वाले पे अटैक करेगा तो यहाँ पे टिंग टॉन्टिंग होगा, जब वो वापस आएगा तो ये वाला रिस्पॉन्स को करेगा, तो आपको ये मिलेगा, ये स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जोड़ोगे तो ये आएगा, मतलब पूरा 4 फास्फोरस है इसमें, देखो 4 OH हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 12 है। अभी इसमें अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन रहा है, टेट्रामेरिक फॉर्म बन रही है मेटाफॉस्फेरिक। तो पहला प्रोडक्ट ये बना था मेटाफॉस्फेरिक एसिड, है ना, लेकिन वो मेटाफॉस्फेरिक साइक्लिक फॉर्म में बन रहा है। चाहो तो वो रिएक्शन में लिख लेना छोटा सा साइक्लिक, वो मेटाफॉस्फेरिक एसिड साइक्लिक फॉर्म में बनता है, टेट्रामेरिक फॉर्म बन रहा है उसका। ठीक है, अब ये जो मेटाफॉस्फेरिक एसिड है इसमें फिर से क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। अब बताओ क्या होना चाहिए, ये फिर वाटर से करेगा सर, अब एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें O और सर कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर से देखो वही बात है कि एक वाटर मॉलिक्यूल फिर अटैक करेगा, भैया अभी डबल बॉन्ड जिंदाबाद है, फिर से एसिड रिपीट होने वाली है। एसिड एसिड डेरिवेटिव देते हैं, फास्फोरिक एसिड एसिड टाइप का तो दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन बैठा ले देखो C डबल बॉन्ड तो इस टाइप का दिख रहा है। तो भैया फिर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, फिर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड जाएगा, वापस आएगा, जब वो वापस आएगा तो एक तरफ से रिंग खुलेगी और ये O- उसका क्या ले जाएगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि OH2 प्लस में H बहुत एसिडिक हो जाते हैं, क्योंकि O पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो माइनस आई इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है, उसके H बहुत एसिडिक हो जाता है, तो ये O लेके भागेगा इधर से। ठीक है, ऐसे ही इसके डायगोनली अपोजिट पे भी वैसे ही करा के देखना, तो दोनों तरफ से रिंग खुलेगी तो दो मॉलिक्यूल इसके बन के निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे, क्योंकि एक फास्फोरस पे एक OH तो था ही, एक OH और यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो दोनों फास्फोरस पे दो OH, एक डबल बॉन्ड तो रिटेन हो गया, दोबारा O- आया तो डबल बॉन्ड रिटेन हो गया, और एक POP बॉन्ड उसका एक तरफ से जब मूव करेगा तो एक तरफ से खुलेगा लेकिन दूसरी तरफ से ओपन रहेगा ना वो, और फिर इस वाले फास्फोरस का टाइप होगा तो इधर से खुल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ऐसे वो टूटेगा इस तरह से कुछ।
ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये क्या बन गया आपका पायरो। इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा ये ये सोचोगे एक बार इसको बना के देखो। अब तीसरे स्टेप में जब तीसरे टाइम होगा SN2DS, तो अब जैसे इस पे अटैक कराएगा, ये अब तो सिमेट्री कहीं पे अटैक करा, ये O माइनस आएगा, जब वो वापस आएगा तो यहां से उसका ब्रिज बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड दो OH तो था ही, अब जब वो O माइनस भागेगा तो उस वाटर का H2O का एक हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो एक OH इधर आ जाएगा और एक सिमिलर मॉलिक्यूल इधर पे आ जाएगा। ठीक है, 3 बार Yes. SN2DS। ठीक है, चलो फिर समझ में आ गया होगा। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थ्रू टेट्राहेड्रल स्टेट, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है ना वो टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक है, चलो अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कराऊंगा मैं। चलिए आखिरी वाला पार्ट दिखा दीजिए दोबारा एक बार, पायरोफॉस्फेरिक एसिड। एक बार उसका बना के देखिए, देखो बना के देखो समझ में आएगा। ठीक है, या कभी ऑफलाइन आना भी समझा देंगे। ठीक है सर, हाँ बोलो बोलो। सर कह रहे हैं इसमें अटैक सीधा फ्रंट से ही होगा कि बैक से भी हो सकता है सर? हाँ, क्या देखो SN2DS में फ्रंट और बैक का कोई मतलब नहीं होता है, यस क्योंकि वो डबली बॉन्डेड एटम पे अटैक कर रहा है ना, वो वैसे ही प्लेनर है ना। फ्रंट और बैक वाला केस तब आता है ना सामने, जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज अगर हो ना सेंटर एटम, यस तो यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फास्फोरस डबली बॉन्डेड है प्लेनर टाइप का एटम पे, तो कैसे भी अटैक करे, एक ही बात। यस ठीक है, चलो फिर ठीक है, इसको मैं सर एक मिनट इसके ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। माइनस कर रहा हूँ। हाँ बताओ। तो ऊपर वाली इसकी स्लाइड दिखा दीजिए। सर तो ये वाली सही है। ये वाली यस सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। हाँ हो गया सर। यस सर।